देखिए, आ रही मेरी आवाज आपको? आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आज हम जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट केस लो है वो कर लेते हैं। तो देखिए, लिखिए, पहला केस लिखिए, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में मैंडेटरी है क्या कि अगर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा, लिखिए, क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे। एक मिनट, पेन दे। गिरफ्तारी के आधार, गिरफ्तारी के गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट केस लिखिए, केसी रेड्डी उपेंद्र। केसी रेड्डी उपेंद्र। केसी रेड्डी उपेंद्र रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। एंड अदर्स 2025 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अक्यूज को वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जा रहा है। अभियुक्त को वारंट से गिरफ्तार किया जा रहा है। अभियुक्त को वारंट से अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तारी के आधार बताना आवश्यक नहीं। अरेस्ट pursuant to a warrant does not require separate communication of ground. Separate communication of grounds. हाँ, उसके कारण बताने की जरूरत नहीं है। जब आप अरेस्ट वारंट के बिना अरेस्ट कर रहे हो तो ही कारण वो करना जरूरी है क्या, कार ग्राउंड बताना जरूरी है। अगर वारंट से अरेस्ट कर रहे हो फिर नेक्स्ट लिखिए, मुसीर आलम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2025
2025। लेकिन इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देखो एक चीज समझना, जैसे 299 है सीआरपीसी, उसमें अक्यूज की एब्सेंस में चार्जशीट पेश होती है, ठीक है। चार्जशीट कोर्ट में आ गई, एब्सेंस में कोर्ट ने कोग्निजेंस ले लिया, उसके बाद अक्यूज कोर्ट में आता है, तो कोर्ट को क्या करना चाहिए? क्या नहीं समझे भाई? किसी व्यक्ति ने अपराध किया और अपराध करने के बाद वो गायब हो गया, पुलिस ने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया, नहीं मिला, तो सेक्शन 299 सीआरपीसी में वो चालान पेश करते हैं, यानी अक्यूज की एब्सेंस में चालान पेश करते हैं, ठीक। चार्जशीट कोर्ट में आ गई, और कोर्ट ने इस पे कोग्निजेंस ले लिया, ठीक। अब अक्यूज पकड़ा गया, अक्यूज को कोर्ट में पेश करते हैं। अब कहने का मतलब 299 में जो चार्जशीट आती है वो कंप्लीट आती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाकी नहीं रहता। अब कोर्ट या तो उसको जेसी करे या उसकी जमानत ले, उसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करने के लिए थोड़ी कह सकता है भाई। अक्यूज कोर्ट में आ गया और चार्जशीट आ गई, कोर्ट ने कोग्निजेंस ले लिया, तो उसके बाद में कोर्ट को या तो उसकी जमानत पे सुनना चाहिए या उसकी जेसी पे सुनना चाहिए, न कि उसकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए जाने चाहिए। लिख लीजिए कि अन्वेषण के दौरान ही गिरफ्तारी पर विचार किया जाना चाहिए, न कि न्यायालय की कार्रवाई के दौरान। The investigation stage is the only reasonable time to consider arrest, not after court proceeding. सर उद्घोषित व्यक्ति के खिलाफ तो फिर बाद में पेश की जाती है ना अलग से चार्जशीट, क्या पेंडिंग रखते हुए जो उद्घोषित अपराधी होता है उसके लिए तो बाद में चार्जशीट भाई? पेश वो की एक जाती सौ तिहत्तर आठ में अगर है ना, तब तो आप अरेस्ट कर लो अगर इन्वेस्टिगेशन बाकी है तो। लेकिन 299 में अगर कोर्ट में आपने चार्जशीट पेश कर दी, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो फिर यहाँ अरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। दो ही चीजें हैं, है। या ओके। तो बेल पे या फिर उसको जेसी करो। गिरफ्तारी के लिए प्रोविजन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर ही गिरफ्तारी होती है। अब इन्वेस्टिगेशन ही खत्म हो गया, पूरी चार्जशीट आ गई, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जहां बाकी रहता है वहां तो इन्वेस्टिगेशन बाकी है, अरेस्ट करवा सकते हो, यहां नहीं करवा सकते। ओके सर। सर जॉइंट ट्रायल चल रहा है हाँ केस, और
क्या? बेटा अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाकी है उसके खिलाफ तो चार्जशीट आएगी, नहीं तो फिर चार्जशीट नहीं आएगी। चार्जशीट ऑलरेडी आ चुकी है उसके अगेंस्ट। फिर लिखिए नेक्स्ट। आशीष कक्कड़ वर्सेज यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। आशीष कक्कड़ वर्सेज यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। एच 2025। देखिए गिरफ्तारी के विस्तृत आधारों के बिना, गिरफ्तारी के विस्तृत आधारों के बिना बनाया गया अरेस्ट मेमो अवैध और असंवैधानिक है। अवैध है और असंवैधानिक है। मेयर अरेस्ट मेमो विदाउट डिटेल्ड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट violates constitutional and statutory mandates. फिर लिखिए डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ईडी है ना, प्रवर्तन निदेशालय वर्सेस मनप्रीत सिंह तलवार। देखो इस केस से पहले एक केस है अचलपाल सिंह उर्फ रामस्वरूप, लिख लीजिए। इसके इसको थोड़ा सा गैप छोड़ दो और नीचे केस लिखो अचलपाल सिंह उर्फ रामस्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कि पुलिस ने अनुसंधान के बिना 2018 का केस है, 2019 का है, सॉरी 2019 का है, कि पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण किए बिना
यदि चार्जशीट न्यायालय में पेश की है तो अभियुक्त डिफॉल्ट बेल का हकदार होगा। तो अगर ऐसा हो कि आधी चार्जशीट आ जाए और आधी कल परसों दे दें तो ये कर सकते हैं? पूरी आने से, है ना। अब अब एक चीज समझना, मैं प्रैक्टिकली, जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। कितने व्यक्ति हैं? 4। पुलिस ने 3 के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट पेश कर दी, और ये लिखा कि डी अभी मिल नहीं रहा, इसलिए उसके खिलाफ 173(8) में हमारा इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग। तो इन 3 के खिलाफ चार्जशीट क्या है? अक्यूज डिफॉल्ट बेल का हकदार है, लेकिन अक्यूज केवल डी है, और आप ये लिखते हो कि अभी इसके खिलाफ 173(8) में चार्जशीट पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन क्या है? पेंडिंग है। क्या होगा? चार्जशीट पूरी है तो अक्यूज डिफॉल्ट बेल का हकदार हो। इसमें तीनों में पूरी है, इसकी मिली है तो डी को पहले मिलेगी। बेटा डी तो आया ही नहीं ना, डी मिला ही नहीं। अब डी मिलेगा तब इन्वेस्टिगेशन होगा, और ये 3 अरेस्ट हुए थे, इनके खिलाफ पूरी आ गई, तो कहने का मतलब अब डिफॉल्ट बेल का हकदार नहीं। हाँ, लेकिन सेकंड वाले में क्या है? एक ही अक्यूज है और उसके खिलाफ भी चार्जशीट क्या है? पेंडिंग है। तो तो अक्यूज डिफॉल्ट इनकम्प्लीट मानी जाएगी और डिफॉल्ट बेल का हकदार होगा। लिख लीजिए, ईडी वर्सेस मनप्रीत सिंह तलवार, उसमें लिख लीजिए कि जहां पर अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट में धारा 173(8) का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है, वहां चार्जशीट को अधूरा माना जाएगा और अक्यूज डिफॉल्ट बेल का हकदार होगा। और अक्यूज डिफॉल्ट बेल का हकदार होगा। जैसे 60 दिन या 90 दिन कंप्लीट हो उसके बाद मिली है और उसके बाद आ रहा है 173।
नहीं, जैसे मान लो आधा दिया और आपने कहा कि भाई इसके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन भी बाकी है, तो ये माना जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, चार्जशीट अधूरी है, इसलिए। सर इसका जो पूरी नहीं हुई का ऑर्डर इसमें होगा ना, जिस तरह आपने पूरी दी, पुलिस वाले आए आधी चार्जशीट दे रहे बोल रहे हैं कि बाकी होटल लेने बाद में आएगी। हाँ अभी वो पड़ी है। फिर लिखिए सर रेणुका मनप्रीत प्रसाद। मनप्रीत वाला केस 2025 का है सर। हाँ, 2025 का। रेणुका प्रसाद वर्सेज स्टेट। आगे रेणुका प्रसाद वर्सेज स्टेट 2025 का केस है। इसमें लिखा कि सेक्शन 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएस में पुलिस के समक्ष किए गए कथनों का कोई साक्षिक मूल्य नहीं है। का, हाँ, का साक्षिक महत्व नहीं है। तो हाँ सर ये जो आपने अभी पहले एग्जाम्पल दिया था ABCD वाला, कि इसमें हाँ। डी मिल नहीं रहा और बाकी सबके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन पूरा है, तो अगर ये सिचुएशन हो कि डी है, मिल रहा है बट उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, बाकी तीन के अगेंस्ट हुआ है, फिर तो ये चार्जशीट अधूरी मानी जाएगी, ये डिफॉल्ट बेल का हकदार होगा। सिर्फ डी है ना? ओके सर, थैंक यू। फिर लिखिए गोवर्धन और अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स। कि यदि आई विटनेस के बयानों में, यदि आई विटनेस के बयानों में माइनर इनकंसिस्टेंस या विरोधाभास, यानी छोटा मोटा विरोधाभास है, तो इस आधार पर गवाह के बयानों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। फिर केस लिखिए अंजू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अंजू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 का केस है, 13 का है, sorry।
एक घटना की सर गोवर्धन वाला केस कब का था? 2025 का। एक घटना की दो से अधिक एफआई एक से अधिक एफआईआर नहीं हो सकते। एक घटना की एक से अधिक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। इस सिद्धांत पर नीचे लिखे पैरा चेंज करके, इस सिद्धांत पर विश्वास करते हुए या भरोसा करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौड़, स्टेट ऑफ राजस्थान स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौड़ 2025 कि एक दूसरी एफआईआर विधिक रूप से स्वीकार्य है। एक दूसरी एफआईआर विधिक रूप से स्वीकार्य है यदि एक विशिष्ट अपराध और व्यापक षड्यंत्र से संबंधित है। Special offense. हाँ, और व्यापक षड्यंत्र से संबंधित है और पहली एफआईआर की मात्र पुनरावृत्ति नहीं है, और पहली एफआईआर की मात्र पुनरावृत्ति नहीं है। A second FIR is legally permissionable if it related to a distinct offense and border competency, or not merely repetition of earlier FIR. लिखिए रहमतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हाँ, लिख लीजिए कि यह एफआईआर हेट स्पीच से संबंधित है। यह एफआईआर हेट स्पीच, Hate speech. हाँ, से संबंधित है इन्होंने कहा कि सार्वजनिक भाषण में कही गई बातों के लिए एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है।
सर एक बार केस का नाम रिपीट कर दोगे? है? केस का नाम रिपीट कर दोगे सर एक बार? क्या नाम? यस सर। रहमतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2025 का ये। तो एक स्पीच है उस पे एफआईआर हो सकती है। फिर लिखिए नेक्स्ट, ललिता वर्सेस विश्वनाथ, ललिता वर्सेस विश्वनाथ 2025, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये कहा कि मृत व्यक्ति द्वारा लिखाई गई एफआईआर का साक्षिक मूल्य तभी होगा जब एफआईआर धारा 32 के अधीन मृत्युकालिक कथन के रूप में लेखबद्ध की गई हो। सर रिपीट कर दीजिए। क्या लिखा एफआईआर मृत्यु भाई? एफ मृत व्यक्ति द्वारा लेखबद्ध की गई एफआईआर का साक्षिक महत्व तभी होगा जब वो सेक्शन 32 में मृत्युकालिक कथन के रूप में लेखबद्ध की गई। देखिए समझना, जैसे किसी के चोट लगी, चोट लगने के बाद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर पुलिस फॉर्मेलिटी पहले करते हैं, इलाज पहले करेंगे? कहाँ लिखा हुआ है ये बात? परमानंद कटारम। परमानंद कटारा। उसके बाद वो उसकी ड्यूटी है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे कि साहब इस प्रकार से संदिग्ध व्यक्ति हमारे पास आया है। फिर पुलिस वाले जाकर के क्या करते हैं? उसके बयान मुलजिम लेते हैं, वो सॉरी उसके बयान मुलजिम क्या, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। फिर उस स्टेटमेंट पे एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, और फिर वो आदमी मर गया तो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में यूज होता है। समझ गए? फिर लिखिए प्रदीप निरंकन नाथ शर्मा, प्रदीप निरंकन नाथ शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। देखो ललिता कुमारी के केस में कुछ मामलों में पीआईवी का प्रोविजन किया गया ये, और इसमें भी ये कह रहा है कि पुलिस का पीआई कर सकती है। नहीं तो लिख लीजिए कि पुलिस प्रारंभिक अनुसंधान प्रा, प्रारंभिक अनुसंधान एफआईआर दर्ज करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है
कि अपराध संज्ञेय है। ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल। लिखिए प्रियंका श्रीवास्तव एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2015। प्रियंका श्रीवास्तव सर आगे। प्रियंका श्रीवास्तव एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2015। ये धारा 156(3) में मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश करने से पहले सेक्शन 154(1) और सेक्शन 154(3) की कंप्लायंस होना मैंडेटरी है। है 154(3) की अनुपालना या कंप्लायंस होना मैंडेटरी है। सर एक बार रिपीट कर देंगे। कि 154(3) और 154(1) की कंप्लायंस होना जरूरी, यानी पहले थाने पे जाओ, फिर एसपी को लिखो, और वो नहीं दे रहे तो फिर थाने पे आप परिवाद पेश कर सकते, गोशुरी मजिस्ट्रेट के यहाँ। फिर नेक्स्ट लिखिए हिमाचल प्रदेश वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेज राजेश कुमार। लिखिए कि पीड़िता द्वारा 2025 का है कि रेप के मामलों में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराने पर अभियोजन के मामले की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मेडिकल एग्जामिनेशन फिर केस का नाम लिखिए सीकरी वसु वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। केस का नाम लिखिए सीकरी वसु वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दो 2011। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 159 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट पुलिस को फेयर ट्रायल
निष्पक्ष फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश दे सकती है, दे सकता है। ये महत्वपूर्ण केस है, ध्यान रखना। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश दे सकता है मजिस्ट्रेट, है ना। फिर केस का नाम लिखिए, गोपाल प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। गोपाल प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। लिखिए कि एक मजिस्ट्रेट पुलिस को किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में आरोप पत्र में शामिल करने का निर्देश नहीं दे सकता। पुलिस वालों को ये नहीं कह सकता कि इसको मुलजिम बना के लाओ। आरोप पत्र में अगर आधार मौजूद है तो उसके विरुद्ध संज्ञान ले सकता है और समन जारी कर सकता है। अगर पत्रावली में आधार मौजूद है और उसके विरुद्ध है सर संज्ञान ले सकता है और उसके विरुद्ध समन जारी कर सकता है। फिर लिखिए नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट केस है लेटेस्ट का, पुनीत बेरीवाला वर्सेस दिल्ली राज्य, एनसीटी दिल्ली। पुनीत बेरीवाला वर्सेस एनसीटी दिल्ली। भाई आपसे कोई चीटिंग की और चीटिंग करने के बाद में उसने आपने सिविल मुकदमा दर्ज करवा दिया, क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग रद्द हो सकती है क्या? लिख लीजिए, केवल इसलिए कि किसी मामले में सिविल मुकदमा मौजूद है या सिविल मुकदमा चल रहा है,
तो एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। एक बात बताओ, सामूहिक रेप में सभी व्यक्तियों द्वारा रिलेशन बनाया जाना जरूरी है क्या? नहीं। नहीं। केस का नाम लिखिए, राजू उर्फ उमाकांत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कि सामूहिक रेप के लिए दोष सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा पेनेट्रेशन के या प्रवेशन के कृत्य में भागीदारी किया जाना आवश्यक नहीं है। केवल सामान्य हास्य होना ही पर्याप्त है। केवल सामान्य हास्य होना ही पर्याप्त है। फिर नेक्स्ट केस लिखिए, दशरथ पात्रा वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यदि अभियुक्त व्यक्ति को अपराध के समय अभियुक्त व्यक्ति की अपराध के समय मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या मानसिक क्षमता कम थी, मानसिक क्षमता कम थी, तो उसे धारा 84 है। सीआरपी आईपीसी में सॉरी 84 में तो वो आ गया ना, पागलपन है बेटा। 85 में इंटॉक्सिकेशन है, 85 पर 86 में। देखिए, बसंत उर्फ गिरीश। सर उसमें क्या लिखना था आगे? धारा 84 का लाभ मिल जाएगा? हाँ,
ओके। उर्फ गिरीश अकबर शाह, सनावले, हाँ, सर क्या बोला सन? गिरीश अकबर शाह सनावले और अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका, 2025 का केस है। इसमें 3 बातें कही गई है, लिख लीजिए, आपका डिफरेंस भी करवाया हुआ है। पहला कि सेक्शन 34 में सामान्य आशय स्थापित करने के लिए अभियुक्त का अपराध स्थल पर उपस्थित होना और अपराध में भागीदारी, अपराध स्थल पे उपस्थित होना और अपराध में भागीदारी साबित करना आवश्यक है। अपराध भाई 34 कब लगेगा? एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तभी लगेगा ना, तो घटना स्थल पर मौजूद रहे और वहां काम करे तभी तो, है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए कि आईपीसी की धारा 149 के लिए भले ही कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य का समर्थन ना करे, भले ही कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य का समर्थन नहीं करते ना करे, उसे फिर भी दोषी ठहराया जा सकता है यदि वह अपराध उस विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य, यदि अपराध विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य। अरे भाई मान लो हम 5 व्यक्ति इकट्ठा होकर के गए और हमने ये सोचा कि भाई हम एक्स व्यक्ति को सबक सिखा के आ रहे, ठीक, अब हम चले गए। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम समझा बुझा करके आ जाएंगे या गाली गलौज करके आ जाएंगे, अब मैं मारपीट कर रहा हूं और आप कह रहे हो नहीं 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 मारपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने मारपीट कर दी मान लो, फिर आप लायबल हो कि नहीं हो? अब आप उस बात का समर्थन भी नहीं कर रहे कि मारपीट करो, लेकिन वो उद्देश्य का सामान्य उद्देश्य का परिणाम है, तो आपके समर्थन न करने पर भी आप क्या हैं? लायबल। है जबकि क्या लिखा आपने? फिर भी दोषी ठहराया जा सकता है यदि उसका कृत्य विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के भीतर है।
फिर नेक्स्ट लिखिए कि धारा 34 धारा 120 बी आईपीसी से अलग है। क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र के लिए कंसेंट या सहमति ही पर्याप्त है। कंसेंट या सहमति ही पर्याप्त है। जबकि धारा 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यानी जो अपन ने क्लास में बताया वो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बता दिया। जो हमने क्लास में किया था ना वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बता दिया। यानी सर सुप्रीम कोर्ट ने आपका अनुसरण किया है। फिर देखिए धीरू भाई, नेक्स्ट केस लिखिए धीरू भाई भाई लाल भाई चौहान, धीरू भाई भाई लाल भाई चौहान और अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात और अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात व अन्य 2025। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि घटना स्थल पर दंगों की घटना स्थल पर दंगों के घटना स्थल पर किसी व्यक्ति के उपस्थित होने के आधार पर धारा 149 आईपीसी में दायित्व नहीं बनता। आईपीसी में दायित्व नहीं बनता जब तक कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य न हो। सदस्य न। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपन कल लेंगे, कल इवनिंग में लेंगे। ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। कौन सा कि अब कोर्ट जाना है, आराम से कर लेंगे, है ना। 2-3 कल शाम को कर लेंगे तो कल सारे केस को कर लेंगे, है ना। और वैसे कल की छुट्टी है, मैं टाइम डाल दूंगा आपको। हाँ कल छुट्टी है तो कल शाम का मैं टाइम
हाँ, नहीं करवा ले।